नमस्कार। एमसीक्यू सीरीज कॉमर्स में पार्ट 17 है। ये प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस एनालाइज करते हैं। इस सीरीज में हम DSSSB एग्जाम 2018 क्वेश्चन पेपर फीमेल के 41 से लेकर 50 तक आज 10 क्वेश्चंस को इसमें एनालाइज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, ZBB इज ए टेक्निक ऑफ। ZBB यानी कि जीरो बेस बजटिंग एक टेक्निक है। ऑप्शंस हैं कॉस्टिंग, प्लानिंग, बजटिंग, ब्रांडिंग। तो इसके तो नाम में ही छुपा है, ये टेक्निक है बजटिंग की। बजटिंग की जीरो बेस बजटिंग एक काफ़ी महत्वपूर्ण टेक्निक है। ये वो टेक्निक है, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, जीरो बेस। इसमें बेस को जीरो रखा जाता है। ज़्यादातर जो बजटिंग की टेक्निक्स होती हैं, जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं बजटिंग की, उसमें प्रीवियस जो बजट होते हैं उनको देखकर उन्हीं में थोड़ा बहुत चेंज करके आने वाले साल के लिए बजट बना लिया जाता है। लेकिन जीरो बेस बजटिंग ऐसी टेक्निक है जिसमें जो बेस है, यानी कि जो पुराना है, प्रीवियस जो इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको जीरो मान करके और हर इकाई के लिए, हर एक्सपेंस के लिए नए सिरे से विचार किया जाता है। उसके लॉजिक्स ढूंढे जाते हैं, रीजनिंग क्या है, और तब उनके लिए अमाउंट डिसाइड की जाती है। इसको कहते हैं जीरो बेस बजटिंग। बाकी कॉस्टिंग, प्लानिंग, ब्रांडिंग नॉर्मल है। कॉस्टिंग कॉस्ट निकालने की टेक्निक है, कॉस्ट जानने की, कॉस्ट कंट्रोल करने की। प्लानिंग मैनेजमेंट का एक फंक्शन है जिसमें प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए। ब्रांडिंग अपने प्रोडक्ट को पहचान देने की एक टेक्निक है। ब्रांडिंग जिसमें हम ब्रांड तय करते हैं कि अपना ब्रांड क्रिएट करते हैं, ब्रांड इक्विटी क्रिएट करते हैं। जैसे कोई संस्था चाहती है, मान लो जैसे हम शुगर, चीनी खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो हम चीनी जो खरीदते हैं वो जेनरिक होती है, उसमें कोई ब्रांड नहीं लिखा होता है, कौन बना रहा हमें नहीं पता है, कंटेंट लेकिन होते हैं एक जैसी होती है बस। अब लेकिन कोई कंपनी थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की मान लो चीनी बना रही है, तो वो कहेगी कि साहब हमारी चीनी भी सबकी तरह हो जाएगी, इसलिए हम अपनी चीनी को एक नाम देते हैं क्योंकि हमारी क्वालिटी अच्छी है, ताकि लोग हमारी चीनी को पसंद करेंगे तो बार बार इसे खरीदेंगे। तो उन्होंने नाम दे दिया, पैकेट में चीनी रखी और अलग से अपना नाम दे दिया बलरामपुर चीनी। अब ये जो चीनी है ये एक ब्रांड बन जाएगी। धीरे धीरे लोग जब इस नाम से इसको पहचानने लगेंगे। ब्रांड मतलब पहचान। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। जीरो बेस बजटिंग इज ए मेथड ऑफ बजटिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू पीरियड। नए पीरियड के लिए हर एक्सपेंस जस्टिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट है डैश इज द वैल्यू ऑफ कंपनी एंड ब्रांड नेम। इनमें से कौन सा टर्म है जो किसी कंपनी के ब्रांड नेम और उस कंपनी की वैल्यू को दर्शाता है? ऑप्शंस हैं ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इक्विवेलेंसी, ब्रांड पावर और ब्रांड लॉयल्टी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, ब्रांड इक्विटी। देखिए अभी ब्रांड की बात कर ही रहे थे। ब्रांड इक्विटी का मतलब ही होता है कि अपनी पहचान बनाना। इसमें कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का नाम, निशान, कलर डिसाइड करती है जो उसे बाकी प्रोडक्ट से अलग बनाता है। अगर हम ब्रांड में नाम का यूज कर रहे हैं तो ब्रांड नेम बोलते हैं। अगर कोई मार्क का यूज करते हैं तो ब्रांड मार्क बोलते हैं। तो ये लोगो भी हो सकता है। जैसे मान लो कि हीरो, होंडा, अब तो जॉइंट वेंचर था, अलग अलग हो गया है। मान लो हीरो की बाइक हम खरीदते हैं तो हीरो क्या है? हीरो एक ब्रांड नेम है। अब मान लो वो कोई अलग से निशान बनाता है, खास टाइप का लोगो यूज करता है, उसको ब्रांड मार्क बोलते हैं हम। तो ब्रांड इक्विटी क्या है? ब्रांड इक्विटी वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने ब्रांड तैयार करते हैं, ब्रांड बनाते हैं, लोगों की नज़र में उसको बिठाते हैं ताकि हमारी जो सामान है उसकी अलग पहचान बने, यूनिक पहचान बने। नेक्स्ट इसमें एक टर्म महत्वपूर्ण है इसके अलावा, ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब होता है कि जब किसी कंपनी का ब्रांड इतना लोकप्रिय हो जाता है कि कुछ लोग उस ब्रांड से बंध जाते हैं और वो बार बार उसी का सामान खरीदते हैं, तो उसको कहते हैं ब्रांड लॉयल्टी। जैसे मान लो बाटा कंपनी के शूज आते हैं,
अब कुछ लोगों ने एक दो दफा यूज किया, बार बार जब भी वो जाते हैं तो शूज जो खरीदेंगे वो बाटा का ही खरीदेंगे, चाहे बाकी सामान किसी का भी खरीदें। तो ये ब्रांड के प्रति वफादार हो जाते हैं, वो मतलब खुद से जाके बोलेंगे दुकानदार से कि भाई बाटा के शू हैं क्या, हैं तो देखते हैं, नहीं तो देखते भी नहीं है। ये होती है ब्रांड लॉयल्टी। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन सही था। नेक्स्ट है ब्रांड लॉयल्टी, इक्विटी अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट 43rd है डैश seeks to impact and help the individuals or communities for greater social good। इनमें से वह कौन सा टर्म है जो प्रभावित करता है और हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को या कम्युनिटीज को, समुदाय को, फॉर ग्रेटर सोशल गुड, मतलब सामाजिक अच्छाई के लिए, सामाजिक भलाई के लिए। कौन सा मार्केटिंग का वो टर्म है इनमें से जो समाज की भलाई के लिए यूज किया जाता है या उसको प्रमोट करता है? ऑप्शंस हैं सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग। तो इनमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग, जब मार्केटिंग करें और हमारा मार्केटिंग करने का जो एक मोटिव है वो हो सोसाइटी का बेटरमेंट करना, मतलब हम सोसाइटी का बेटरमेंट करने को अपना थीम बनाएं और उसके बाद मार्केटिंग करें कि भाई हम जिस सामान की मार्केट कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की मार्केट कर रहे हैं या जिस सर्विस की मार्केट कर रहे हैं, ये पूरी समाज की भलाई के लिए अच्छा है, तो वो सोशल मार्केटिंग कहलाती है। ऑनलाइन मार्केटिंग कहलाती है कि जब हम मार्केटिंग को ऑनलाइन माध्यमों से करें, मोबाइल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं उनके माध्यम से। ग्रीन मार्केटिंग कहलाती है कि जब हम मार्केटिंग जो कर रहे हैं उसमें हमारा एक जोर हो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे, तो उसको ग्रीन मार्केटिंग कहते हैं। जैसे मान लो एनर्जी सेक्टर में हम सोलर पावर को अगर प्रोत्साहित कर रहे हैं, सोलर पावर को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सोलर पावर को, एक तो अपना सामान तो हम बेचना ही चाहते हैं अगर सोलर प्रोडक्ट बनाती है कोई कंपनी, लेकिन वो कंपनी साथ साथ फोकस इस पे भी रखती है और लोगों को बताती है, जब प्रमोट करती है, प्रमोटिंग एक्टिविटीज जब चलाती है अपनी मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग प्रमोशन को वो इसके इर्द गिर्द रखती है कि भाई इससे जो हमारे सोलर प्रोडक्ट हैं इनसे कोई एनवायरनमेंट को हानि भी नहीं पहुंचती है, आप सोलर एनर्जी का सीधे उपयोग करते हैं जिससे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे कोई दबाव नहीं है। अगर हम कोल से बनाएंगे तो कोयला खत्म होता है, तो ऐसे ही बाकी साधनों को अगर यूज करते हैं पेट्रोलियम खत्म होता है, लेकिन सोलर पावर को यूज करेंगे तो जो सोलर की पावर है वो कभी खत्म नहीं होने वाली है, इसलिए ग्रीन मार्केटिंग को कहलाएगी। या और भी पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो सकता है कि अगर हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं मान लो वो पॉल्यूशन नहीं करता है तो भी ग्रीन मार्केटिंग होगी। नेक्स्ट रूरल मार्केटिंग हो गई जब हमारी मार्केटिंग में फोकस या कहो कि थीम हम बनाते हैं कि भी रूरल बेटरमेंट के लिए हम कर रहे हैं, तो रूरल स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाते हैं, गांव के यूज के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो वो रूरल मार्केटिंग कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था, सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग डिस्कस किया इनके बारे में। अब पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको वहां पर रोक लें और रोक करके पढ़ सकते। अंकटाड, UNCTAD इज द एक्रोनिम फॉर, UNCTAD किसका संक्षिप्त नाम है? ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन टैरिफ एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉज फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेफिसिट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये यूनाइटेड नेशंस का ही एक संस्था है और जो ट्रेड के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इससे रिलेटेड DSSB में जो करंट हम पेपर कर रहे हैं इसमें शायद 2 या 3 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं। इसका ऑप्शन 4 सही है।
यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिश हुआ था 30 दिसंबर 1964 को। क्वेश्चन इस पे भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यानी कि अंतर सरकारी, मतलब विभिन्न देशों की सरकारें इसका अंग है। UNCTAD इज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट डीलिंग, ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट का ही एक पार्ट है जो डील करता है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट इश्यूज को लेकर। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट की जा सकती है। ऑप्शन 1 है, अलग अलग ऑप्शंस हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड ऑप्शन है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। थर्ड ऑप्शन है परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फोर्थ है परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो इनमें से जो गिवन ऑप्शन है उनमें से ऑप्शन 1 ही करेक्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टर्म है, आप जानते ही होंगे मीनिंग, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो मैं इसको जरा थोड़ा सा तोड़ता हूँ। पहले हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स पे ध्यान देते हैं केवल। मान लो हम प्रोड्यूसर हैं, कोई सामान बनाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स होगा हमारी जो टोटल गुड्स हैं उनकी कॉस्ट हम जानना चाह रहे हैं, तो वो कॉस्ट क्या होगी? भाई साल के शुरू में हमारे पास जितना स्टॉक था, मान लो 10,000 का था, उसके बाद हमने परचेज कर लिया, मान लो 1 लाख का परचेज कर लिया, उसके बाद हमने उस पर कुछ खर्च कर दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो एक्सपेंसेस किसी सामान पे उसके बिकने से पहले, यानी कि उसके रेडी होने से पहले जो किए जाते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। सीधे उस पर जो वेजेस किया है, फैक्ट्री में वर्क किया है। तो अगर किसी सामान का, जैसे मान लो हम बात कर रहे थे कि 10,000 का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, हम मैन्युफैक्चरर हैं, कुछ बनाते हैं सामान, 10,000 का साल के शुरू में हमारे पास पहले से था, 1 लाख का मान लो हमने और खरीद लिया, और उसके बाद हमने कुछ इस पे 20,000 रुपये डायरेक्टली खर्चे कर दिए। डायरेक्टली मतलब सीधे इस सामान को बनाने में खर्च हो गए। तो इस सामान की कॉस्ट हमारे लिए क्या है? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स होगी 10,000, 1,10,000 और 1,30,000। तो 1,30,000 ये तो हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो हमने गुड्स प्रोड्यूस किए उनकी कॉस्ट है ये। अब पता चला कि भाई हमने सारा सामान तो बेचा नहीं, सारा सामान बिकता भी नहीं है, ऐसा होता है कभी कभी, कुछ सामान बिक गया। तो सामान जो बिक गया उसके बाद हमने काउंट किया हमारे पास बचा हुआ कितना है, जो बचा हुआ है उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब मान लो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ था, हमने देखा कि भाई 40,000 का सामान तो हमारे पास अभी क्लोजिंग स्टॉक बचा ही हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40,000 वाला सामान बचा हुआ है, और जो सामान बनाया है टोटल हमने उसकी कॉस्ट है 1,30,000। अब इस 1,30,000 में से जो क्लोजिंग स्टॉक है, अगर इसको माइनस कर देते हैं 40,000 को, जो सामान हमारे पास बचा हुआ है, तो बने हुए सामान की कॉस्ट 1,30, इसमें से 40 की कॉस्ट वाला सामान बचा हुआ है, तो इसका मतलब 90,000 की कॉस्ट वाला सामान बिक चुका है। तो 90,000 उस सामान की कॉस्ट है जो बिक चुका है। भाई ये तो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की, ये इतने का कॉस्ट वाला सामान बच गया क्लोजिंग स्टॉक, और इतने की कॉस्ट वाला सामान बिक गया। तो बिके हुए सामान की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप ऐसे करके याद रखेंगे तो कभी इसको भूल नहीं पाएंगे, हालांकि ये सिंपल है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको आजकल कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेक्स्ट देखते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 46 क्वेश्चन देखेंगे। ओनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड एज, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है किस तरीके से? तो इसमें जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके माध्यम से ये आसानी से हो सकता है। ऑप्शन है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट माइनस फिक्स्ड लायबिलिटी, टोटल एसेट
माइनस टोटल लायबिलिटी। तो गिवन ऑप्शंस जो हैं इनमें से ऑप्शन 4 ही सही है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। आपको पता होगा कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन हम लिखते हैं इस तरीके से, अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते हैं एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स को टोटल इक्विटी भी बोल दिया जाता है, लायबिलिटीज को क्रेडिटर्स इक्विटी भी बोल दिया जाता है, और कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी बोल दिया जाता है, ओनर्स इक्विटी। इनको भी याद रखेंगे, कभी कभी ये टर्म पूछ ली जाती हैं, जैसे इसमें था ही ओनर्स इक्विटी। कैपिटल को ओनर्स इक्विटी बोलते हैं, लायबिलिटीज को क्रेडिटर्स इक्विटी बोल देते हैं, और एसेट्स को टोटल इक्विटी बोल देते हैं। लेकिन जब कभी केवल वर्ड इक्विटी यूज होता है तो उसका मतलब कैपिटल से ही होता है, कैपिटल प्लस रिजर्व जो होते हैं उनसे होता है। नेक्स्ट देखेंगे 47 क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय जॉब एनालिसिस इज यूज्ड फॉर राइटिंग। अब वह इंफॉर्मेशन जो हमें जॉब एनालिसिस के द्वारा मिलती है, जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी वर्क को, किसी टास्क को एनालाइज करते हैं, और इसके एनालिसिस से जो इंफॉर्मेशन आती है वो यूज किया जाता है क्या लिखने में, क्या राइट करने में। ऑप्शन है पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, प्रोसीजर या जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, जॉब डिस्क्रिप्शन। इससे जॉब डिस्क्रिप्शन लिखने में मदद मिलती है, क्योंकि जो हमने एनालाइज किया उसके आधार पे अब हम उस जॉब का, उस टास्क का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि वो जॉब क्या है, उसमें कौन कौन से काम होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल रहती है। पॉलिसी, ये पॉलिसी जो होती है प्लान का एक टाइप होता है। ये कोई संस्था अपने एम्प्लॉइज को या संस्था में जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनके डिसीजंस को गाइड करने के लिए बनाती है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन के जो विभिन्न पद होते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनके स्ट्रक्चर को दिखाता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। प्रोसीजर जो होता है ये भी प्लान का एक टाइप है। प्रोसीजर का मतलब होता है कि इसमें हम क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप किसी काम को करने का पूरा जो तरीका है उसको बताते हैं। तो इसका 4th ऑप्शन सही था। जॉब डिस्क्रिप्शन एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये क्लियरली जानकारी रहती है कि एसेंशियल जॉब रिक्वायरमेंट क्या होंगी, जॉब ड्यूटीज क्या होंगी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, और कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी उस जॉब को करने के लिए। इसको जॉब डिस्क्रिप्शन को हम जॉब स्पेसिफिकेशन या जॉब प्रोफाइल या पोजीशन डिस्क्रिप्शन के नाम से भी कभी कभी जानते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन जो होता है ये खास तौर पे इसका हालांकि थोड़ा अलग टर्म, अलग मीनिंग भी होता है। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि वो स्पेशलिटीज जो चाहिए हमें उन लोगों में जो इस जॉब को करेंगे। नेक्स्ट है जॉब एवेल्युएशन। जॉब एवेल्युएशन क्या है? जॉब एवेल्युएशन भी एक प्रोसेस है। ऑप्शंस हैं ट्रांसफर टू बेटर जॉब, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेज डिटर्मिनेशन और प्रमोशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, वेज डिटर्मिनेशन। देखिए जॉब एवेल्युएशन में भी हम जॉब की जांच करते हैं, जॉब की जांच करते हैं जॉब एवेल्युएशन में। इसमें हम जॉब की जांच ये करते हैं कि इस जॉब की वर्थ क्या है दूसरे जॉब के कंपैरिजन में। जितने भी टास्क होते हैं, जितने भी जॉब्स होते हैं, उनकी वर्थ, उनके मूल्य को जांचा जाता है ताकि उसके अनुसार हम उस पर्टिकुलर जॉब की मजदूरी क्या होनी चाहिए, सैलरी क्या होनी चाहिए, ये तय कर सकें। तो वेज डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है जॉब एवेल्युएशन। Job evaluation is the process of analyzing and assessing various jobs systematically
टू ascertain their relative worth in organization। तो इसमें हम कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट जॉब्स का, ताकि हम एक रेशनल पे स्ट्रक्चर बना सकें। नेक्स्ट है व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन ए CAPM मॉडल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते समय CAPM मॉडल में, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में, जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी तय करते हैं तो ऑप्शन 1 है बीटा इज ऑलवेज टेकन एज 0, बीटा हमेशा 0 लिया जाता है। बीटा इज ऑलवेज टेकन एज 1, बीटा 1 लिया जाता है। ऑप्शन 3 है बीटा इज एस्टिमेटेड, बीटा एस्टिमेट किया जाता है। ऑप्शन 4 है देयर इज नो नीड फॉर बीटा, बीटा की कोई जरूरत ही नहीं होती है। तो इनमें से गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन है। बीटा की एस्टिमेशन की जाती है मार्केट को देख करके। इसको हम समझेंगे, हालांकि पूरा इस CAPM मॉडल में बीटा का रोल क्या है, इस CAPM मॉडल क्या है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए, इसको पूरे को समझेंगे डिटेल में अभी हम। कैपिटल बजटिंग जब करते हैं, कैपिटल बजटिंग क्या होता है? कैपिटल बजटिंग एक फाइनेंसिंग डिसीजन होता है जिसमें हम ये डिसीजन लेते हैं कि हम किसी फिक्स्ड एसेट में पैसा इन्वेस्ट करें या नहीं करें, नई ब्रांच बनाएं या नहीं बनाएं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें या नहीं करें, बिल्डिंग बनाएं या नहीं बनाएं। तो ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मतलब हो गया। वैसा डिसीजन जिसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं उसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। कैपिटल बजटिंग में जो कॉर्पोरेट अकाउंटेंट्स होते हैं, कंपनीज के अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एनालिस्ट, वो यूज करते हैं CAPM मॉडल का, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का, एस्टिमेट करने के लिए कि कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है उसकी कॉस्ट क्या होगी। ये डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर एसेट। अब सिस्टमैटिक रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर एसेट, सिस्टमैटिक रिस्क होता है कि जो रिस्क सिस्टम की वजह से है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न एसेट का होता है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना रिटर्न हमें मिल सकता है इस एसेट से। ये यूज किया जाता है रिस्की सिक्योरिटीज के केस में, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जनरेट करने के लिए कि किसी एसेट से हमें कितनी इनकम हो सकती है। CAPM का जो फॉर्मूला है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग का फॉर्मूला, वो इस तरीके से है। यहाँ पे देखते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एसेट। मान लो हम किसी एसेट में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से उसको निकालते हैं कि क्या होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम एसेट आई नाम की कोई एसेट है, उससे रिटर्न हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी क्या उम्मीद है। फॉर्मूला है रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न रहता है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जिसमें कोई रिस्क ही ना हो। जैसे हम गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लेते हैं तो कोई रिस्क नहीं है, बैंक में पैसा जमा कर देते हैं, FD में लगा देते हैं, कोई रिस्क नहीं है, इंटरेस्ट मिलेगा रिस्क फ्री। तो किसी भी चीज को हम इसमें कंपैरेटिव आइटम को, इन्वेस्टमेंट को यूज करते हैं रिस्क फ्री रिटर्न के लिए, प्लस उसमें जोड़ते हैं फिर बीटा ऑफ आई, बीटा ऑफ एसेट आई। अब एसेट आई मतलब जिस एसेट को हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिस एसेट में, उसका बीटा क्या है उसकी जानकारी निकालते हैं। अब बीटा क्या होता है? बीटा होता है कि एक हमें रिस्क बताता है कि इस पर्टिकुलर एसेट में कितनी रिस्क होती है, हो सकती है, उसका माप क्या हो सकता है। और बीटा को निकालने का तरीका होता है कि हम ये देखते हैं कि मार्केट का जो ओवरऑल रिस्क, यानी मार्केट में पूरे में जो इस तरह की सिक्योरिटीज है उनमें कितनी वॉलेटिलिटी है, मतलब कितनी वॉलेटाइल है। देखो रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है। जो फ्यूचर अनसर्टेन होने की वजह से हमारे जो इनकम है वो डाउन हो सकती है या हमको लॉस हो सकते हैं, उसको रिस्क कहते हैं। रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। रिस्क एक संभावना है हानि होने की या अपर्याप्त लाभ होने की, वो रिस्क है। तो अब मार्केट में भी रिस्क रहती है, किसकी वजह से? क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल रहती है।
वॉलेटाइल यानी कि मार्केट में कभी चीजों के रेट ऊपर जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं, तो ये हमारी रिस्क को बताता है। अब बीटा वो माप होता है, वो मेजर होता है कि ये कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे जाता है, इसको चेक करता है। मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है उसके संदर्भ में हम उस एसेट का फ्लक्चुएशन देखते हैं कि जो जिस एसेट में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। मान लो जिस एसेट में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका हमने प्रीवियस रिकॉर्ड देखा और मार्केट की जो और सिक्योरिटीज हैं टोटल उनका हमने रिकॉर्ड देखा, प्रीवियस हिस्ट्री देखी, तो पता चला कि जितना फ्लक्चुएशन मार्केट में आता है उतना ही फ्लक्चुएशन इस एसेट में भी आता है, तो इसका मतलब बीटा 1 हो जाएगा। अगर इस एसेट में जिसमें हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन है मार्केट की बजाय, मार्केट से भी ज्यादा, मार्केट की जो ओवरऑल सिक्योरिटीज हैं उनमें कम फ्लक्चुएशन पाया पिछले वर्षों में और हमारी एसेट में ज्यादा पाया, तो इसका जो बीटा है वो ज्यादा हो जाएगा 1 से। और अगर जो फ्लक्चुएशन है वो कम है मार्केट से तो इसका बीटा कम होगा 1 से, उसको कैलकुलेट किया जाता है। ये एक तरह से रिस्क को बताता है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम मार्केट। जिस सिक्योरिटी में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें मार्केट से उसके रिटर्न मिलने की क्या एक्सपेक्टेशन है। मान लो अब हमने उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखा पिछले कुछ सालों का, 8-10 सालों का, एक लॉन्गर पीरियड का लिया जाता है, 7 से 10 साल का ले सकते हैं। पता चला कि भी इसमें 10% तो मिल ही जाता है, कभी कम कभी ज्यादा, तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 10% इससे मिल जाएगा। माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री अगर हम गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लें तो कितना मिल जाता है, यही जो यहाँ पे यूज किया था। मान लो गवर्नमेंट बॉन्ड में हम जो पैसा लगाते हैं अगर उसमें हमको 7% मिलता है तो ये रिस्क फ्री 7% हो जाएगा। रिस्क फ्री इसमें तो कोई रिस्क नहीं है। मार्केट से उम्मीद है हमें कि इस सिक्योरिटी में अगर हम पैसा लगाएंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में, किसी कंपनी के शेयर में, तो 10% मिल जाता है। अब इसमें देखा कि हमें ऊपर कितना मिल रहा है। भाई हम जो रिस्क लें वो लेना ठीक है या नहीं है, ऊपर कितना मिल रहा है। तो ऊपर मिल रहा है, मान लो हमको रिस्क फ्री रिटर्न जो है वो 7 है, तो ऊपर हमको 3 मिल रहा है, तो 7 तो रिस्क फ्री रिटर्न था। अब इसमें प्लस करेंगे, बीटा जितना आएगा उसका इंटू करेंगे इसमें 10 - 7 में, यानी कि 3 में। अगर बीटा 1 है तो ये 1 × 3 हो जाएगा, यानी कि 3 और 7 10। मतलब इसका क्या हुआ कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें मिल सकता है। बीटा अगर कम हुआ तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन से डाउन हो सकता है, और बीटा अगर ज्यादा हुआ तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर भी हो सकता है। इसको एक और एग्जांपल के माध्यम से भी अभी हम समझ लेंगे। बीटा के ये तीनों मेजरमेंट हो सकते हैं। बीटा रिलेटिव, जो मार्केट है, रिलेटिव मार्केट मैंने बताया कि जिसमें हमारा स्टॉक भी शामिल रहता है, उस तरीके के स्टॉक, हमारा शेयर जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उस तरीके के सभी शेयर्स को मिलाकर के मार्केट का वॉलेटिलिटी देखी जाती है। अगर एसेट आई इज लेस वॉलेटाइल, एसेट आई अगर लेस वॉलेटाइल है, एसेट आई वॉलेटिलिटी इज द सेम एज रेट एज मार्केट अगर सेम है, और एसेट आई इज मोर वॉलेटाइल रिलेटिव टू मार्केट, अगर ज्यादा वॉलेटाइल है तो बीटा ज्यादा होगा। अगर हमारी एसेट ज्यादा वॉलेटाइल है तो बीटा ज्यादा होगा, हमारी एसेट कम वॉलेटाइल है मार्केट की अपेक्षा तो कम होगा, मार्केट के बराबर ही वॉलेटाइल है मतलब फ्लक्चुएशन आता है तो वो बराबर होगा। अब एग्जाम्पल एक देखते हैं, इसके माध्यम से इसको और समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, ए इन्वेस्ट करना चाह रहा है XYZ लिमिटेड में, और मतलब उसके इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, इसलिए वो जानना चाहता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इस सिक्योरिटी से कितना मिल सकता है। यील्ड उसने पता की, यील्ड मतलब इनकम रिटर्न ऑफ ए 10 ईयर ट्रेजरी नोट, उसने पता किया कि 10 साल के किसी अगर ट्रेजरी नोट में या ट्रेजरी बिल में पैसा लगाया जाता है, ट्रेजरी नोट सरकार का होता है, 2.21% है, मतलब इतना हमें मिल जाएगा अगर हम सरकारी नोट्स में पैसा लगाएंगे तो।
द बीटा ऑफ XYZ कंपनी। अब XYZ कंपनी का जो शेयर जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसका बीटा कोफिशिएंट है 1.3, उसका बीटा, यानी कि उसका जो वॉलेटिलिटी है वो मार्केट से कुछ ज्यादा है, बीटा 1 से ज्यादा है। एंड द एवरेज रिटर्न ऑफ S&P 500 ओवर द पास्ट 10 ईयर्स इज 7%। और जो एवरेज रिटर्न है S&P 500 का, अब यहाँ पे ये अंडरस्टूड है ऑटोमेटिक कि XYZ कंपनी जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इस पूरे S&P 500, ये इंडेक्स होता है मार्केट का जिसमें बहुत सारे शेयर शामिल रहते हैं, बहुत सारे शेयर शामिल रहते हैं, उनका एक इंडेक्स होता है जो हमें अप्स और डाउन्स को बताता है, उसके रिटर्न को बताता है। तो S&P 500 में हमारा भी स्टॉक शामिल है और इन सभी स्टॉक्स का जो पिछले 10 साल का रिटर्न है वो 7% है, यानी कि ये हमें पता चला मार्केट का। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न पर शेयर, तो एक शेयर पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न। अब यहाँ से हमें जो जानकारी मिली इसमें, क्योंकि जो ट्रेजरी बिल या ट्रेजरी नोट था उसमें हमें 2.21% मिल रहा था रिटर्न, तो ये रिस्क फ्री रिटर्न है। बीटा 1.34 था, हमारी जो बीटा 1 दिया होगा क्वेश्चन में, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो स्टॉक है जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी वॉलेटिलिटी मार्केट से कुछ ज्यादा है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम मार्केट, मार्केट से जो उम्मीद है हमें रिटर्न की वो 7% है, क्योंकि पिछला जो अनुभव है पिछले 10 साल का वो यही बता रहा है मार्केट का। तो इसको हम फॉर्मूले के माध्यम से कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम आई एसेट, जिस एसेट में हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बराबर होगा 2 यानी कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, फॉर्मूला है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 2.21% प्लस बीटा 1.34 इंटू 7% मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न 2.21%। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 8.6286%। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, यानी कि इस पर्टिकुलर एसेट में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इतना रिटर्न हमको मिल सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, द मोरल ऑफ एम्प्लॉइज इज रिलेटेड टू, कर्मचारियों का जो मनोबल है वो संबंधित होता है किससे। ऑप्शंस हैं एटीट्यूड, स्किल्स, एम्पैथी और प्रोडक्टिविटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 एटीट्यूड। ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ओबी से ये क्वेश्चन है, मोरल, एटीट्यूड, एम्पैथी ये सब उसमें पढ़े जाते हैं। एटीट्यूड से रिलेटेड है, सही जवाब है इसका। इन सबको समझ भी लेते हैं ये क्या है। वैसे अभी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पीजीटी कॉमर्स का जो कोर्स है उसमें जल्दी ही मैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को लाने वाला हूं पूरे क्लास के माध्यम से, उसका पूरे नोट्स। तो वो पीजीटी कॉमर्स कोर्स जो चल रहा है इसी यूट्यूब चैनल पे हमारे पे, उसमें आएगा, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पूरा स्टडी उसमें कराएंगे। इसका 1 ऑप्शन सही है, इनको सभी को यहाँ पे देख लेते हैं क्या है इनके मीनिंग्स। मोरल, हिंदी में इसको मनोबल कहते हैं। ये एक व्यक्ति को जब हम देखते हैं कि वो हमें थोड़ा खुश दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, सेटिस्फाइड, संतुष्ट दिख रहा है, कॉन्फिडेंट दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि उसका जो मोरल है, मनोबल है वो उच्च है, हाई है, वो ज्यादा काम करेगा ऐसी केस में। जब कोई व्यक्ति हमें परेशान दिख रहा है, संतुष्ट नहीं दिख रहा, डिस्टर्ब है, नकारात्मक एटीट्यूड है, तो उसका मोरल डाउन रहता है। अब मोरल है क्या? मनोबल। मोरल या मनोबल का मतलब है किसी व्यक्ति का एटीट्यूड, सेटिस्फैक्शन या ओवरऑल आउटलुक, ओवरऑल जो हमें व्यक्ति जैसे दिख रहा है ड्यूरिंग देयर एसोसिएशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन और ए बिजनेस। हम किसी संस्था के एम्प्लॉय से जाके जब मिलेंगे, अगर हमें उस संस्था के एम्प्लॉय थोड़े परेशान दिख रहे हैं, संतुष्ट नहीं दिख रहे, बात बात पे मतलब संस्था की बुराई करते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं कि भी इसका कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, तो इसका मतलब वहां पे लोगों का मोरल जो है वो डाउन है। जिस संस्था में लोगों का मोरल डाउन होगा उस संस्था में प्रोडक्शन या कोई भी जो ग्रोथ है उसके बारे में हम अच्छा नहीं
सोच सकते, मतलब हमें लगेगा ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ का चांस नहीं है। लेकिन अगर किसी संस्था में हमें लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव लग रहा है, वो बड़ी उम्मीद लिए हैं कि संस्था हमारी बढ़ेगी, हमारा भी प्रमोशन होगा, हमारा भी ग्रोथ होगा, सेटिस्फाइड भी दिख रहे हैं, वो अपने काम से संतुष्ट दिख रहे हैं, लगभग ओवरऑल हमें देखकर वो प्रसन्न भी लग रहे हैं, तो वहाँ पे मोरल हाई माना जाएगा। अब इसमें एटीट्यूड की बात आई। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड एक टेंडेंसी होती है किसी पर्सन की कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा किसी आइडिया के प्रति, ऑब्जेक्ट के प्रति, पर्सन के प्रति, सिचुएशन के प्रति। तो ये एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड रेफर्स टू द टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली टुवर्ड ए सर्टेन आइडिया, ऑब्जेक्ट, पर्सन, सिचुएशन। जैसे किसी पर्सन को आप बात करोगे, उसको कोई आप आइडिया देते हो कि भी देखो मेरे पास एक आइडिया है, और आइडिया ये है कि इस संस्था में हम काम कर रहे हैं। मैं केवल संस्था पे फोकस करता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था। हालांकि एटीट्यूड हमारे आम जीवन में भी होता है। आप किसी पर्सन के पास जाएंगे कि चलो यार घूमने चलना है 5 दिन के लिए, तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला कहेगा अच्छा चलो यार, मतलब हो सकता है अगर वो नहीं भी जाएगा तो वो नेगेटिव नहीं रहेगा, वो कहेगा अभी तो काम है तो हम बाद में जा सकते हैं, लेकिन वो जाना चाहेगा, उसके विचारों से देखेगा। लेकिन अगर वो बहाना बना रहा है कि अच्छा ठीक है बाद में देखते हैं, ये हमें पता चलेगा उस व्यक्ति के बात करने से को बहाना बना रहा है या क्या कर रहा है। तो नेगेटिव एटीट्यूड वाला लगभग नकारात्मक राय रखता है कि यार कुछ नहीं है इसमें। आप कहोगे किसी से चलो यार ये बिजनेस करते हैं, तो नेगेटिव एटीट्यूड वाला कहेगा वो कुछ नहीं है इस बिजनेस में, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड वाला कहेगा कि हाँ भाई अच्छे से कर लिया जाए तो बिजनेस में आमदनी होगी। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड हमें आइडिया, ऑब्जेक्ट, पर्सन, सिचुएशन सब के बारे में दिखता है। नेक्स्ट है एम्पैथी। अब एम्पैथी क्या है? एम्पैथी वो अवेयरनेस होती है लोगों के बीच में, जिसमें वो किसी दूसरे लोगों की फीलिंग्स को और इमोशंस को अच्छे से पहचानते हैं, उसको कहते हैं एम्पैथी। मतलब एक पर्सन एक्स है, लेकिन वो ये उसकी अवेयरनेस है, जागरूकता है, ये उसकी कैपेबिलिटी है कि वाई क्या फील कर रहा है और वाई की इमोशंस क्या है, वो अच्छे से उनको समझ लेता है। तो ये जो क्वालिटी है इसको कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी कैपेसिटी है अंडरस्टैंड करने की या महसूस करने की कि जो दूसरा पर्सन है वो क्या अनुभव कर रहा है अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब वो किसी सिचुएशन में खड़ा है। देखो कई दफा हम लोग किसी दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब हम एम्पैथी का यूज नहीं कर पा रहे हैं। एम्पैथी क्या होती है कि हमें दूसरे के प्लेस पे रख करके उसकी क्या थिंकिंग है उसको हम बेटर तरीके से समझ पाते हैं। इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द कैपेसिटी टू प्लेस वन सेल्फ इन अनदर्स पोजीशन। दूसरे की पोजीशन में अपने आप को रख करके तब हम समझेंगे, तो हम उसको यूज, उसके लिए जो टर्म यूज होती है वो होती है एम्पैथी। तो ये था आज का डिस्कशन, पार्ट 17 था, ये कंप्लीट हो चुका है। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, अपनी राय रख सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।